की विफलता में। तो राष्ट्रसंघ की विफलता के कारणों में हम लोग 3 कारण पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। उसके आगे जो कारण है उसको थोड़ा सा बढ़ने से पहले जो पहले पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है याद करवाना, इसलिए इस पर रिपीटेशन पर हम बहुत जोर देते हैं। जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे तो याद होगी नहीं। तो याद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिपीटेशन करें, उसको बार बार याद करने का वही तरीका है कि उसको हम बार बार रिपीट करें। तो पिछले क्लास में राष्ट्र की विफलता पढ़े थे, तो राष्ट्र की विफलता के बारे में थोड़ा संक्षेप में रिपीट करते हैं। राष्ट्रसंघ की जो पहली विफलता थी वह 1920 में हुई, जब पोलैंड विल्ना नगर को लिथुएनिया से ज़बरदस्ती छीन लेता है। तो राष्ट्रसंघ इसमें कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी सफलता थी 1923 में, जब इतालवी अधिकारी को यूनानी आतंकवादी मार देता है। तो इटली जो है यूनान से क्षतिपूर्ति की मांग करता है, लेकिन यूनान उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इस बीच क्या हुआ है, जो कि राष्ट्रसंघ के पास चला जाता है, लेकिन राष्ट्रसंघ कुछ नहीं करता है। इसी बीच इटली यूनान के कॉर्फू नगर पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देता है और उससे क्षतिपूर्ति भी लेता है। तो ये थी दूसरी सफलता। राष्ट्रसंघ की तीसरी सफलता थी 1931 में, जापान मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है। 1931 में जापान क्या करता है, मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है। तो चीन जो है इसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ में जाता है, लेकिन राष्ट्रसंघ कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है। फिर 1933 में जापान राष्ट्रसंघ का सदस्यता भी छोड़ देता है और 1937 में पुनः जापान चीन पर आक्रमण कर देता है। चौथी जो असफलता थी कि पैराग्वे जो बोल्विया पर आक्रमण कर देता है। ये पैराग्वे किस महादेश में है? कल मैप में बतलाए थे दिखा करके, पैराग्वे किस महादेश में है? पैराग्वे। हम बोल रहे हैं कि पैराग्वे ने बोलिविया पर आक्रमण कर दिया 1933 में। तो आखिर पता होना चाहिए ना कि पैराग्वे किस महादेश में है। कल तो मैप में हम दिखाए थे। सर लिखवा देते तो ज्यादा ठीक रहता, ऐसे भुला जाता। हाँ, तो लिखवाने में क्या है ना, जब हम लिखवाने लगेंगे तो हमारा क्लास की गति बहुत आधी हो जाएगी। जिस गति से हम पढ़ा रहे हैं वो लिखवाने के क्रम में और हमारी गति आधी हो जाएगी, तो बहुत लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्लास में गति बना रहे। ठीक है, तो लिखवाने के लिए तो जो किताब है उसको हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो समझो कि पूरा किताब ही नोट्स है। भारतीय वन का किताब को हम कवर करते हैं और भारतीय वन की किताब को ही समझ लो कि नोट्स है। उसी को हम पूरी तरह उसको हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ओके सर। तो भारतीय वन का तो जिसके पास बुक नहीं है तो उसके लिए हम फोटो खींच के भेज देते हैं। जिसके पास बुक होगा उसके लिए अच्छी बात है। तो बुक है सर। हाँ, तो पैराग्वे हम दिखाए थे, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में अभी हम दिखा देते हैं उसको पुनः। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। दिखाई दिया ना? देखो ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का जो देखो पैराग्वे दिखाई पड़ रहा है। 1933 में थोड़ा सा शब्द नया नया है, क्योंकि विदेशी मामला है तो शब्द तो नया रहेगा ही। तो 1933 में पैराग्वे बोलिविया पर आक्रमण करता है। तो इस मैटर में भी लोग अभी तक इंटर का एंट्री मांगते रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्लास। 1933 में पैराग्वे बोलिविया पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाता है। फिर 1935 में इटली जो है अबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है। अबिसिनिया कहाँ है?
अबिसिनिया, इथोपियन साम्राज्य पहले अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। देखो इथोपिया लिखा हुआ है, इथोपिया लिखा हुआ है ना यहाँ पर। यस सर। हाँ, जूम से यदि हम पढ़ाते तो इसको हम घोर कर दिखा सकते थे, घेरा मार के घेर कर दिखा सकते थे, लेकिन जूम पर पढ़ाई होती नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत जगह देहाती क्षेत्र में बच्चा जुड़ा हुआ है, बच्चा लोग बहुत सा जो है देहाती क्षेत्र का है, तो वहाँ जूम सही से हो कवर कर नहीं पाता है। इस कारण हमको गूगल मीट पर पढ़ाना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा देख लो, इथियोपिया लिखा हुआ है। ये कौन महादेश है? ये कौन महादेश है? अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका महादेश है। तो अफ्रीका महादेश में देखो सबसे कोना में ऊपर लिखा हुआ इथियोपिया, यही पहले अबिसिनिया था। इथियोपिया और सोमालिया वगैरह मिला करके पहले अबिसिनिया था। तो इथोपियन साम्राज्य ही पहले अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। तो इटली जो है इस पर हमला करता है 1935 ईस्वी में। 1935 में इटली हमला करता है अबिसिनिया पर, लेकिन इस पर अधिकार भी कर लेता है, राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाता है। फिर 1937 में स्पेन में गृह युद्ध आरंभ होता है, जिसमें तानाशाह बन जाता है। कौन तानाशाह है? हाँ, देखो स्पेन है, इसे बतलाए थे। 1937 में गृह युद्ध होता है स्पेन में, तो हिटलर और मुसोलिनी साथ देता है फ्रैंको को, तो वहाँ के गणतंत्र को समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद तानाशाही सरकार की स्थापना कर लेता है। उसके बाद फिर जर्मनी में देखो, जर्मनी में तो हम लोग पढ़े ही, हिटलर का उदय। वह उसका जब उदय होता है तो 1933 में राष्ट्रसंघ से अलग हो जाता है और 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लेता है। चेकोस्लोवाकिया भी बतलाए थे कल हम, आज रिपीट कर रहे हैं। देखो चेकिया लिखा हुआ है, CZECHI चेकिया, इधर लिखा हुआ है स्लोवाकिया। ये दोनों साथ था पहले, तो इसको कहते थे चेकोस्लोवाकिया। ये दोनों अलग है अभी। तो इस पर भी अधिकार कर लेता है कौन? जर्मनी। उसके बाद जब पोलैंड पर हमला करता है तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। राष्ट्रसंघ एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया था जिनेवा में। वो कब किया था? राष्ट्रसंघ जिनेवा में 1932। नहीं, गलत है, 1932। हाँ 32, 1933। 33 नहीं, 32। बुक में भारतीय वन में लिखा हुआ है 33, लेकिन 33 नहीं 32 है, कहीं कहीं मिसप्रिंट भी है भारतीय वन में। तो 1932 में राष्ट्रसंघ ने जिनेवा में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें जर्मनी भाग नहीं लिया था। और इस प्रकार इसका लोग महत्व नहीं दिया राष्ट्रसंघ को। तो उसके इस प्रकार जो राष्ट्रसंघ देखे विफल रहा। राष्ट्रसंघ की विफलता को यदि हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, सफलता को और विफलता को, इसमें इतना देश है और इतना ईस्वी सन है और इतना मुद्दे हैं कि इसको कम से कम 3-4 बार रिपीट करेंगे तो याद होगा। लेकिन 3-4 बार रिपीट करेंगे तो क्लास बाधित होगा, उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि कब याद होगा, कम से कम 3-4 बार रिपीट करेंगे तब जाके याद होगा। तो उसके लिए यूट्यूब पर हम डाल देते हैं क्लास को। जिसको अच्छा लगता है यूट्यूब पर सुन सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो खुद से पढ़ सकता है। सारे रास्ते खुले हुए हैं। इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रसंघ की विफलता के कारणों का अध्ययन किए थे। राष्ट्रसंघ की विफलता का जो कारण जो था, उसमें पहला कारण क्या था? शांति का संबंध करना। देखो ये जो भी पढ़े राष्ट्रसंघ की सफलता और विफलता, इसको याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण को याद करना कठिन नहीं है, क्योंकि कारण बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कारण आसान है। सबसे पहला कारण हम लोग पढ़े कि राष्ट्रसंघ का जो स्थापना किया था विजित राष्ट्र किया था। तो इसको जो पराजित राष्ट्र था उसे वो लोग इसे विजित राष्ट्र का ही संगठन मानता था। और ये सोचता था कि इसका उद्देश्य है विजित राष्ट्रों के हितों का रक्षा करना।
इसमें सच्चाई भी थी। तो जब असंतुष्ट पराजित राष्ट्र थे, उसमें सबसे ज़्यादा असंतुष्ट कौन था? असंतुष्ट पराजित राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा असंतुष्ट राष्ट्र कौन था? जर्मनी। 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 हाँ, इसलिए कि सब वर्साई की संधि उसके साथ की गई थी, जिसमें बहुत ही खराब शर्तें थी, बहुत ही बुरी शर्तें थी एक देश के लिए। तो जब वो शक्तिशाली बन गया तो क्या करने लगा? राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया। ये पहला कारण हुआ। पहला कारण जो मेन था वह था कि इसे किसे मानता था? इसे विजित राष्ट्रों का ही संगठन मानता था, जो पराजित राष्ट्र था। ये पहला कारण हुआ, क्योंकि इसका संबंध शांति सम्मेलन से था। दूसरा कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। वुड्रो विल्सन ही लाए थे, उन्हीं की दिमाग की उपज थी, और चाहते थे कि इसमें शामिल हो, लेकिन इसमें शामिल वो नहीं हुआ था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सीनेट जो है, हम बतलाए थे, अमेरिकी सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जिस प्रकार भारत में राज्यसभा होती है। तो वो 1920 में राष्ट्रसंघ और वर्साई की संधि को मान्यता नहीं देता है। तो इस प्रकार अमेरिका इस संगठन से अलग रह जाता है। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का सहयोग इस संगठन को नहीं मिल पाता है, राष्ट्रसंघ को। यह विफलता का दूसरा कारण। तीसरा कारण हम लोग पढ़े कि अन्य बड़ी शक्तियां भी राष्ट्रसंघ से अलग रहती है, जैसे जर्मनी और सोवियत संघ लंबे समय तक राष्ट्रसंघ से अलग रहे। राष्ट्रसंघ में कब शामिल किया गया जर्मनी को? राष्ट्रसंघ में जर्मनी को कब शामिल किया? 1925। 1925 में लोकार्नो संधि के द्वारा शामिल किया गया, लेकिन हिटलर इससे खुश नहीं था, इसलिए वह 1933 में इससे अलग हो गया। तब जाकर 1934 में सोवियत संघ राष्ट्रसंघ का सदस्य बना। फिर 1933 में ही जापान भी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया था। फिर इटली भी राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ को अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली जैसे बड़ी शक्तियों का समर्थन नहीं मिला। तो बड़ी शक्तियों का समर्थन नहीं मिलने की वजह से राष्ट्रसंघ की विफलता हुई। इतना अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, जिसे रिपीटिशन करने में हम लोग को 12.5 मिनट का समय लगा है। आज एक क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद करवाने के लिए और भी ज़्यादा रिपीटिशन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा रिपीटिशन करेंगे तो क्लास आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए यूट्यूब पर डालते हैं, उसको देख लेना। आगे है राष्ट्रसंघ के गठन के में दोष। तो राष्ट्रसंघ की जो नियमावली बनाई गई थी, उसी में कुछ कमियां थी। अगला जो पॉइंट है वह है राष्ट्रसंघ के गठन का दोष। तो गठन में क्या दोष था कि उसकी जो नियमावली बनी थी वही त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि इसमें शक्तिशाली मित्र राष्ट्र जो थे वही राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे, और हमेशा वह अपने हितों की सुरक्षा में लगे रहते थे। शक्तिशाली जो राष्ट्र थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपना हित देखना और अपना प्रभाव बनाए रखना। वह हमेशा कोई भी मैटर उत्पन्न होता था तो अपना हित पहले देखते थे। इसी कारण जब शक्तिशाली राष्ट्र हमला करता था दूसरे राष्ट्रों पर तो वो निर्णय नहीं लेते थे, यानी उसको रोक नहीं पाते थे। इसके अलावा इसमें एक और समस्या थी कि सभी निर्णय जो है एक मत होकर ही लिए जा सकते थे, यानी उसमें सभी के पास वीटो पावर था। सभी सदस्य उससे सहमत होंगे तभी कोई निर्णय लिया जा सकता था। तो इस प्रकार निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता था। आगे चल के राष्ट्रसंघ के नियम जो भी दोष थे वो सारा दोष दूर कर दिया गया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। तो आगे चल के जो संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाया गया तो इसमें राष्ट्रसंघ की सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो राष्ट्रसंघ के गठन में बहुत दोष था। उसके नियमावली जो थी वह त्रुटिपूर्ण थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों का दबदबा था और सभी निर्णय एक मत होकर ही लेना अनिवार्य था। तो सभी लोग को एक मत होना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सभी उसकी कमियां थी नियमावली में। ये जो रही राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण रही। ठीक है। सैन्य शक्ति का अभाव। अगला जो कारण था
कि इसके पास अपनी सेना नहीं थी, राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना नहीं थी और इसकी सेना की आवश्यकता सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर करती थी। यानी कि इसके सेना की जब आवश्यकता पड़ती थी तो कौन देता था? सदस्य राष्ट्र। तो सदस्य राष्ट्र हमेशा सैनिक नहीं देते थे। तो सेना के अभाव में कोई आक्रमण करता था देश, तो उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। तो सैन्य शक्ति का अभाव है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, ये तो आसान है। थोड़ा सा सफलता और विफलता में बहुत सा ईस्वी सन और नया नया देश मिला, उसको थोड़ा सा याद करना कठिन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला कारण है धन का अभाव। धन का अभाव का मतलब कि इसकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, इसके लिए स्पेशल धन का उतना अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं किया गया था और राष्ट्रसंघ धन के लिए सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहता था। तो इस प्रकार इसका कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं था धन का, ये भी इसका वजह बनी असफलता का। उसके बाद जो असफलता की वजह बनी वह है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव का मतलब हुआ कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय नियमावली और कानून को परिभाषित नहीं कर सका, विकसित नहीं कर सका। हालांकि एक न्यायालय बनाया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमावली और कानून ऐसा नहीं बना सका जिससे सभी देश मान लें, ये नहीं बना सका। तो जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रसंघ के पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने निर्णयों को लागू करवा सके। राष्ट्रसंघ का निर्णय मानना या नहीं मानना राष्ट्र विशेष पर निर्भर करता था। इसके पास कोई ऐसा कानून नहीं बन सका जो सभी देश जिससे सहमत हों और मानने के लिए तैयार हों। राष्ट्रसंघ के फैसला को मानना और न मानना वह राष्ट्र विशेष पर निर्भर करता था। जिसको इच्छा होती थी जिस राष्ट्र को, वो मानता था, जिस राष्ट्र को इच्छा नहीं होती थी उसे वो नहीं मानता था। अगला जो कारण है इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, उस वक्त हम लोग पढ़े थे। तो इसमें इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है जर्मनी और इटली के प्रति तुष्टीकरण का नीति अपनाया। तुष्टीकरण का नीति का मतलब हुआ कि उस पर गलत करने के बावजूद भी जर्मनी और इटली साम्राज्यवादी नीति अख्तियार करते रहा, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस और इंग्लैंड चुपचाप देखता रहा। उसके विरुद्ध वह नहीं गया। ठीक है, उसके विरुद्ध वह नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जर्मनी और इटली जो है और फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब पूंजीवादी देश थे और सोवियत संघ क्या था? साम्यवादी देश था। तो फ्रांस और इंग्लैंड सोवियत संघ का एंटी था। सोवियत संघ में क्या था? साम्यवादी सरकार थी और फ्रांस और इंग्लैंड क्या था? वो सोवियत संघ का एंटी था। तो और जर्मनी, इटली भी सोवियत संघ का एंटी था, विरुद्ध था। एंटी का मतलब विरुद्ध है। और जर्मनी, इटली जब अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था तो फ्रांस और इंग्लैंड देख रहा था कि सोवियत संघ को कंट्रोल यही करके रखेगा, जर्मनी और इटली सोवियत संघ को कंट्रोल करेगा। यानी इसमें समझने वाली बात है कि फ्रांस और इंग्लैंड का दुश्मन कौन था? सोवियत संघ। और जर्मनी और इटली जब साम्राज्य बढ़ा रहा था तो उसे लग रहा था कि सोवियत संघ को कंट्रोल कोई कर रहा है तो करेगा, तो यही करेगा, जर्मनी और इटली करेगा। तो इस प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड क्या किया? जर्मनी और इटली के विरुद्ध में नहीं गया। यही हुआ इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। फ्रांस और इंग्लैंड क्या किया? हिटलर और मुसोलिनी के आक्रामक कार्यों का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे यह सोवियत संघ के विरुद्ध दिखाई पड़ रहा था। तो उसको लग रहा था इंग्लैंड और फ्रांस को कि बिना हमसे लड़े ही
सोवियत संघ से बिना लड़े ही मेरे बदले जर्मनी और इटली लड़ रहा है। तो इस प्रकार मौन समर्थन हुआ। तुष्टीकरण मतलब मौन समर्थन, मौन समर्थन दिया। तो ये वजह बनी राष्ट्रसंघ की असफलता की। अगला जो कारण है वह है महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। उस वक्त जो महाशक्तियां थी, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सोवियत संघ, तो ये सब का दृष्टिकोण राष्ट्रसंघ के प्रति एक दूसरे के विरुद्ध था। इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। अब राष्ट्रसंघ को सारे जो शक्तिशाली देश थे वो अपना अपना दृष्टि से देख रहे थे। जो भी शक्तिशाली देश थे राष्ट्रसंघ के उस वक्त सदस्य, तो उसको राष्ट्रसंघ को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे। फ्रांस जो है, फ्रांस राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या मान रहा था? फ्रांस जो है वह राष्ट्रसंघ का क्या उद्देश्य मान रहा था? जर्मनी को दबाए रखना। फ्रांस का राष्ट्रसंघ के लिए इतना ही मतलब था कि जर्मनी को दबा के रखना है, उसके लिए राष्ट्रसंघ इतना ही था। इंग्लैंड था, वो उसका व्यापारिक हित कह देखना था। इंग्लैंड था कि हमारा व्यापार प्रभावित न हो, तो उसके राष्ट्रसंघ को इसी रूप में देख रहा था कि राष्ट्रसंघ मतलब हमारे व्यापारिक हितों का रक्षक। इसी कारण इंग्लैंड जर्मनी के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाता है, क्योंकि वह अपना व्यापारिक हित नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो उसे राष्ट्रसंघ से ज़्यादा प्रिय था अपना व्यापारिक हित। तो राष्ट्रसंघ को लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से देख रहे थे। एक और बात थी जो ऊपर पढ़े कि इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों सोवियत संघ को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस नहीं चाह रहे थे कि सोवियत संघ का प्रभाव आगे बढ़े। तो इस कारण देख रहे हैं कि दृष्टि सबकी अलग अलग है। सोवियत संघ क्या देख रहा है? सोवियत संघ देख रहा था राष्ट्रसंघ को इंग्लैंड और पूंजीवादी के हाथों खिलौना मान रहा था। सोवियत संघ जो राष्ट्रसंघ को देख रहा था, उसको देख रहा था कि अरे ये तो राष्ट्रसंघ जो है ना उसमें मेरा नहीं है, ये राष्ट्रसंघ जो है इंग्लैंड का है और पूंजीवादी देशों का है, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन देशों का है। तो सोवियत संघ राष्ट्रसंघ को पूंजीवादी और इंग्लैंड के हाथों खिलौना के रूप में देख रहा था। तो एक ही राष्ट्र संघ को अलग अलग देश अलग अलग एंगल से देख रहे थे, और अलग अलग एंगल से देखने के कारण सबका अपना अपना स्वार्थ था। फ्रांस चाहता था जर्मनी को दबा के रखना, इंग्लैंड चाहता था कि मेरा व्यापार अधिक से अधिक फैले। तो सबका अपना अपना स्वार्थ था। सोवियत संघ को महसूस कर रहा था कि राष्ट्रसंघ जो है पूंजीवादियों का हित का रक्षक है या इंग्लैंड के हाथों का खिलौना है। तो इस प्रकार जो स्वार्थ थी, इस स्वार्थ के टकराहट में राष्ट्रसंघ की बलि चढ़ गई। तो महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण समझ में आ गया, जिसको यदि आज के क्लास में समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन पुनः रिपीट करते हैं। इसलिए जिसको समझ में नहीं आता है एक दिन की क्लास में, तो उसको धैर्य रखना है, दूसरा दिन शायद क्लियर उसको हो जाए। यदि अपने से पढ़ेगा तो दूसरा दिन जरूर क्लियर हो जाएगा। आज हम जो भी पढ़ा रहे हैं कल क्लास में भी रिपीट होना ही है। तो यदि आज समझ में नहीं आती है किसी को बात, तो उसको कल धैर्यपूर्वक सुनना है, और जो बुक है उसको बुक को पढ़ना है, और उसके बाद कल रिपीट करेंगे तो रिपीट के समय वो क्लियर हो जाएगा। जो बुक को पढ़ेंगे उनको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी बतलाए इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, बाय द वे किसी को कन्फ्यूजन रह गया होगा तो कल के रिपीटेशन क्लास में क्लियर हो जाएगा। और जिनको कन्फ्यूजन रह गया है वो घर पर जा कर के, घर पर तो सब है ही, तो घर पर पढ़ाई ही है, तो उसको बुक में पढ़ लेना है, या फिर यूट्यूब पर डालते हैं तो उसको भी सुन सकते हैं यदि इच्छा हो तो। 2 पॉइंट इसमें थोड़ा सा कठिन हमको प्रतीत हो रहा है याद करने में या समझने में। इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति
तुष्टिकरण मतलब मौन समर्थन, और महाशक्तियों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण राष्ट्रसंघ को लेकर के। राष्ट्रसंघ को लेकर के सबो जो राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र थे उसके मन में एक तरह की धारणा नहीं थी कि सबके हितों का रक्षक है, ऐसा नहीं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? सोवियत संघ सोच रहा था कि यह पूंजीवादी देशों के हितों का रक्षक है, और फ्रांस सोच रहा था कि इसका उद्देश्य सिर्फ हमको जर्मनी को दबाए रखने के लिए है। इंग्लैंड सोच रहा था कि इसका उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक हित को मेरा सुरक्षा रखना है, करना है। तो ये सब हुआ पॉइंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अंतिम जो राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण है वह है 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आई थी, 1929-30 में। उसके बारे में हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे। तो विश्व आर्थिक मंदी में क्या हुआ कि सभी राष्ट्र इससे प्रभावित हुए थे। तो आर्थिक मंदी में बेरोजगारी बढ़ गई थी, भूखमरी बढ़ गई थी। तो इन समस्याओं का समाधान हिटलर दिखलाया था अपना जर्मनी में साम्राज्यवाद, और लोगों को भी लगने लगा था कि इन समस्याओं का समाधान साम्राज्यवाद ही है, तानाशाही ही है। तो बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या का समाधान लोग साम्राज्यवाद और तानाशाही में खोजने लगे। आर्थिक जो तबाही हो रही थी देश के अंदर, तो उससे बचने का जो रास्ता उन लोगों को उस वक्त जो समझ में आया मीडिया के माध्यम से, और जो तानाशाह थे वो अपना जो प्रचार किए, दुष्प्रचार किए, इन सब के माध्यम से लोगों को समझ में क्या आया कि आर्थिक तबाही से बचने के लिए साम्राज्य का विस्तार ही जरूरी है। यानी कि एक शक्तिशाली देश अपना स्थिति को मजबूत करने के लिए दूसरे देश पर अधिकार करे, यही हुआ साम्राज्यवाद। तो लोगों को यह धारणा बन गई कि साम्राज्यवाद जो है वो जरूरी है, और यह काम कौन कर सकता है? एक शक्तिशाली शासक ही कर सकता है। तो इस प्रकार तानाशाही के समर्थन में भी बहुत लोग आ गए। तो तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ कहाँ कहाँ? जर्मनी में, इटली में, जापान में, स्पेन में भी, जिसमें मुख्य है जर्मनी, इटली और जापान। तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, और जब तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ तो ये लोग साम्राज्यवादी नीति अपनाए। साम्राज्यवादी नीति का मतलब अपना क्षेत्र विस्तार, दूसरे देश पर हमला, उस पर कब्जा करना। जैसे जर्मनी में नाजीवाद आया, इटली में फांसीवाद आया, और जापान में सैनिकवाद आया। तो ये सब क्या हुआ? राष्ट्रसंघ के लिए मारक सिद्ध हो गया। इस सब के वजह से राष्ट्रसंघ बौना हो गया, राष्ट्रसंघ इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये सब असफलता की वजह रही 1929 की आर्थिक मंदी। बेरोजगारी मेन वजह रही, जिससे कारण भूखमरी जो हुई, जिससे कारण लोगों का विश्वास तानाशाह की ओर बढ़ गया और साम्राज्यवाद की ओर। तो ये भी एक वजह रही राष्ट्रसंघ की विफलता का। अभी हम लोग देख लिए राष्ट्रसंघ की सफलता और विफलता। और विफलता के कारण के बारे में पढ़े। तो राष्ट्रसंघ बहुत से मामलों में सफल रहा, खासकर छोटे देशों के जो बीच विवाद हुआ उसको सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। लेकिन बड़े राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में जब विवाद हुआ तो राष्ट्रसंघ सुलझाने में सफल नहीं रहा। इसको मुसोलिनी एक बार बोला था कि जब चिड़िया के बीच लड़ाई हुई तो राष्ट्रसंघ अच्छा है, और यदि चील के बीच लड़ाई होती है तो राष्ट्रसंघ अच्छा नहीं है। लेकिन इसका बहुत सा सकारात्मक महत्व भी है, सकारात्मक पहलू है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की एक नई परंपरा का शुरुआत किया। ये एक ऐसा मंच बना। ये अलग बात है कि राष्ट्रसंघ ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन यह विश्व पर एक मंच बना जिसमें लोग आपसी समस्या को साझा कर सकते थे। समाधान तक नहीं पहुंचा, वो अलग बात है, लेकिन कई देश राष्ट्रसंघ को दिक्कत हुआ तो एक प्लेटफॉर्म बना जहां पर वो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते थे। तो इस प्रकार राष्ट्रसंघ क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द मतलब प्रेम की एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। क्या किया? इससे एक प्लेटफॉर्म बना विश्व लेवल पर। पहले ऐसा कोई नहीं था, राष्ट्रसंघ के पहले ऐसा कोई संस्था नहीं थी
ऐसा कोई मंच नहीं था जिस पर देश जो है अपनी समस्या को रख सके। तो राष्ट्रसंघ के अंतर्गत इतना हम लोग विफलताओं के कारण और सफलता के बारे में पढ़े। तो आज के क्लास में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज के क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ कल शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ आज के क्लास में थोड़ा सा जो राष्ट्र संघ का है ना, उसी में थोड़ा सा रिपीटिशन कर लेते हैं जो पीछे क्लास में पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्लास में ज़्यादा आज हम ही बोल दिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। हाँ, 10 जनवरी 1920। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है जो राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यही राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में आवेंगे तो उसका प्रतीक चिन्ह अलग है। आज हम लोग राष्ट्र संघ जो पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्र संघ का जो अंतिम अध्याय था वो तो राष्ट्र संघ समाप्त हो गया। अब राष्ट्र संघ में थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं, लगभग आधा घंटा हो गया है। तो राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि याद करना है तो बातों को बार बार सुनना होगा, सुनने की आदत डालना होगा, बार बार पढ़ने की आदत डालना होगा। ब्रेन को जितना बार अधिक से अधिक बार जाएगी बात ना, तभी वो अच्छी तरह याद हो पाएगी। कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार वो जानी चाहिए। यदि कठिन है तो 16 बार भी करना पड़ सकता है, तब जाके ब्रेन उसको याद रख पाता है। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्र संघ में इसको हम लोग जाने, इसका विघटन कब हुआ था? 20 अप्रैल 1946। हाँ, 20 अप्रैल 1946 को इसका विघटन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्र संघ की स्थापना का? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। हाँ, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए, वसुधैव कुटुंबकम, जो संस्कृत में है एक श्लोक, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। तो यही भावना है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह रहे। ठीक है, तो विश्व में शांति, जब परिवार की तरह रहेगा तभी तो शांति और सुरक्षा रहेगा। तो इसमें यही उसका उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने सदस्य थे स्थापना के समय? 42। हाँ, 42। स्थापना के समय इसके सदस्य कितने थे? 42। हाँ, सही है। राष्ट्र संघ का कितने अंग है मुख्य रूप से? 4। हाँ, सही। कौन कौन? असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके अलावा इससे कई सहायक संगठन भी है और समितियां भी थी, लेकिन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो असेंबली का मतलब हिंदी होता है व्यवस्थापिका। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। हाँ, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, तो इसका 4 गो अंग है, व्यवस्थापिका, परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सचिवालय क्या था? वहाँ का हाँ, याद तो है, कागजी काम होता था। सचिवालय मतलब ऑफिस, कार्यालय, वहाँ पर कागजी कार्य होता था। अच्छा, और असेंबली का क्या काम था? असेंबली का कानून। हाँ, असेंबली का काम था कानून बनाना, नीति निर्धारण करना। और परिषद में कितने प्रकार के सदस्य थे? परिषद में 2 प्रकार के सदस्य थे, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर स्थापित था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? नीदरलैंड में, हॉलैंड। हाँ, हॉलैंड के द हेग नगर में। हॉलैंड के
द हेग नगर में। उसके बाद आ जाती है राष्ट्र संघ की सफलता। तो सफलता के बारे में तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और